अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आपको लगातार वीडियोस में, क्योंकि एग्ज़ाम स्पेशल की काफ़ी डिमांड है कि वन डे बिफोर से पहले आप क्वेश्चंस कुछ बता दें, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले बता दूं। और ये 101% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि एसएसटी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आने हैं जो मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट टाइम मैंने जो अभी इकोनॉमिक्स का किया है, अभी आपको बता दूं कि पॉलिटिकल यानी कि सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में भी क्वेश्चंस वही आने हैं जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में 20 से 25 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको बताऊँगा। जैसे आपको याद रहे कि ये जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं बोलने की कोशिश करूँगा कि इसमें से एक 4 मार्क्स का जो है हमारे पास क्या आना है, केस स्टडी आना है, और 2 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं। ऐसे ही 5 मार्क्स अगर मैं ये बात कर लूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो दोनों मिलाकर 9 मार्क्स हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में लास्ट, क्योंकि कल पहला एक्सपीरियंस था तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही टू द पॉइंट आपको काम की चीज़ें बताते हुए आगे बढ़ूंगा। और पावर शेयरिंग, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी पावर शेयरिंग और पॉलिटिकल पार्टीज दो ही चैप्टर अगर हम कर लेते हैं तो 9 मार्क्स हमारे कवर हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल मार्क्स ओरिएंटेड होकर चलना है। पावर शेयरिंग में है क्या, सत्ता की साझेदारी। पहले तो इस चीज़ को, कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। केस स्टडी करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले तो उसको समझें कि सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता यानी कि सरकार जो है, इसकी साझेदारी कैसे संभव है और ऐसा कब होता है जब उसकी साझेदारी की ज़रूरत है। और क्योंकि जहां हम डेमोक्रेसी यानी कि कहते क्या है, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, जो प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा किया गया शासन है, तो वो उसकी खूबसूरती है कि सभी की उसमें भागीदारी बनी रहे। ऐसा ना रहे कि जो है कोई कुछ कम्युनिटी के द्वारा ही केवल सत्ता चले, कुछ पैसे वालों के हाथ में ही रहे। ये सब चीज़ें जो हैं ये मायने रखती है कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो हम इस टॉपिक को बड़े डिटेल में, और वो भी शॉर्टकट में करते हुए चलेंगे, केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो मतलब क्वेश्चंस। इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। दोनों में जैसे कहते हैं ना कि जहाँ मेजॉरिटी होती है कुछ समुदाय की, तो वो माइनॉरिटी पे अपना मतलब कुछ न कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि पावर में आने की कोशिश करते हैं। तो मेजिटोरियन जो है, मेजोरिटेरियन जो गवर्नमेंट बनाती है, जैसे बहुसंख्यकवाद, हाँ याद आ गया, तो बहुसंख्यकवाद जो है उस चीज़ को करने की कोशिश होती है, तो उसको लेकर तनाव एक क्रिएट हो जाता है। जैसे कि दोनों के बीच में खींचतान हो जाती है। जैसे कि ये बेल्जियम और श्रीलंका के दो अच्छे एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिए गए हैं। बेल्जियम के अंदर क्या थी कंडीशन, वहाँ पे डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। ये एक वहाँ पे जो फ्लेमिश रीजन है, उस फ्लेमिश रीजन में जो क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पे 59% लोग डच बोलते थे। डच यानी कि भाषा है वहाँ की, और फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, है ना, दो भाषाएं हैं। तो दोनों को लेकर, और 40% लोग यानी कि फ्रेंच बोलने वाले, यानी कि माइनॉरिटी में वहाँ कौन हो गए, फ्रेंच वाले लोग हो गए। लेकिन जो उनका कैपिटल है ब्रुसेल्स, है ना, जो बेल्जियम का कैपिटल है, वहाँ पे डच बोलने वालों की संख्या कम थी, यानी कि 20%, जबकि वो फ्लेमिश रीजन में 59 थे यहाँ, लेकिन वो माइनॉरिटी में थे। और जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या यहाँ पे क्या है, 80% है। तो इस कारण से, और फ्रेंच बोलने वालों की एक चीज़ ये भी है कि वो थोड़े से रिच संप्रदाय हैं, संपन्न वर्ग है। तो इस कारण से वहाँ पे तनाव की स्थिति, जैसे फ्लेमिश रीजन में माइनॉरिटी में चले गए फ्रेंच वाले, है ना, जबकि वहीं पे ब्रुसेल्स में देखे तो मेजोरिटी में है। तो अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी को परेशान करने लग जाए जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में देश के अंदर तनाव की स्थिति हो जाएगी। तो इससे निपटने के लिए उन्होंने 1970 में और 1993 में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। अपने अमेंडमेंट करने के साथ ही उन्होंने जो है इसमें सुधार किया, ताकि ये एक कम्युनिटी आपस में मिलकर अच्छी तरीके से, क्योंकि देश का विकास तो तभी संभव है जब सभी कम्युनिटी मिलकर देश के विकास के लिए काम करे और उसमें कोई भी तरह का जो है आपस में मतभेद ना हो। तो इस तरीके की कोशिश की गई। अब टकराव रोकने के लिए जो वहाँ पे किया गया, जैसे इक्वल नंबर ऑफ, जो बात करें कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है इक्वल नंबर ऑफ जो है बराबर संख्या कर दी गई किसकी, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वालों की मिनिस्टर की। वैसे ही वाइड पावर
पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स को वाइड पावर यानी कि ज़्यादा पावर, मैं हिंदी में भी बगल में लिखा हुआ है, आप हिंदी में देख सकते हैं, है ना, जिसको भी जिस मीडियम की मैंने कोशिश की है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है सबॉर्डिनेट जो है नहीं बनाया जाए, यानी कि ज़्यादा पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, है ना। उसके बाद क्योंकि पता है वहाँ पे जैसे कि जो ब्रुसेल्स में तो राजधानी में तो कौन थे, उनकी संख्या जो थी वो फ्रेंच की ज़्यादा थी, लेकिन डच की कम थी। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया था। यहाँ ये जो थोड़ा सा ये गलत है कि 80% डच लिखा है, जबकि ब्रुसेल्स में जो है 80% फ्रेंच वाले लोग थे, है ना। तभी तो टकराव होगी ना, क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर तो जो है माइनॉरिटी में कौन थे, डच वाले लोग थे। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, हिंदी में भी कुछ ऐसा ही दे रखा है, आप इसको टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिएगा। तो वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट, अलग तरह की व्यवस्था कर दी गई। दोनों ही मतलब अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि देखिए वो इन्होंने इक्वलिटी पे काम किया, दोनों समुदाय को बराबर बराबर हिस्सेदारी देने की कोशिश की। इसीलिए इसको हम सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं। उसके बाद एक और भी चीज़, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये भी काम किया उन्होंने कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी की एक गवर्नमेंट बनाई, और उनको एक पावर दे दिया गया कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे वो काम करें। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो है जो देखा जाए तो वहाँ पे बड़ी मतलब समुदाय जो है सिंहली और तमिल समुदाय में टकराव की स्थिति बनी रहती है। श्रीलंका के अंदर 74% तो सिंहली समुदाय के लोग हैं, जबकि श्रीलंका के तमिल जो है वो है 11%, और इंडियन तमिल जो है वो है 1.2%, यानी कि तमिल लोगों की संख्या लगभग 12% के आसपास हो जाती है। अब इसके बाद मुस्लिम की संख्या वहाँ 9.3 है, तो यहाँ पे भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। और ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजोरिटेरियम या जिसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं, ये राजनीति करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है, क्योंकि बहुसंख्यावाद की राजनीति करने से ये होता है कि पैसे भी नहीं लगते हैं और ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। और बहुसंख्यकवाद को अगर ध्रुवीकरण कर दिया जाए, जैसे कि किसी भी समुदाय में, चाहे हिंदू मुस्लिम को लेकर, चाहे सिंहली या इसको तमिल को लेकर, या कहीं पे भी, तो जो बहुसंख्यावाद के जो पक्षधर सरकारें हैं वो जल्दी और आसानी से बन जाती हैं। तो ये एक राजनीति पाने का, करने का, सत्ता पाने का एक तरीका है। अब इसी बहुसंख्यकवाद को लेकर श्रीलंका के अंदर 1956 में क्या किया गया कि सिंहली वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने जैसे कि एक ही लैंग्वेज सिंहली को मान लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज ये रहेगा। अब इंडिया की बात करें अगर हम साथ साथ, तो भारत में जैसे हिंदी को आज तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसकी मांग उठती रहती है ना। ऐसे ही स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत तो भारत में हुई है ना, बोध गया बिहार में होता है, तो यहाँ से है। लेकिन उसके बाद भी ये जो बुद्ध का जो बौद्धिज़्म है, ये श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में, यहाँ तक कि चाइना में भी काफ़ी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की इन्होंने बात की। और तीसरा काम इन्होंने ये किया कि इस जो सिंहली एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाने लगा, है ना। ये तीन काम उन्होंने करे। तो अब देखा जाए कि सत्ता की साझेदारी के लिए ज़रूरी है कि सत्ता को किस तरीके से हम क्या करें, बांट दें, ताकि जो सिविल वार जैसी या आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब ये चैप्टर को मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि केस स्टडीज़ को करने के लिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग बने। तो अब यहाँ देखिए कि सत्ता की जो साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसकी क्यों ज़रूरत है। तो प्रूडेंशियल फैक्टर्स हैं, यानी कि जिसको युक्ति परक हिंदी में कहते हैं। और इसको आप अगर देखेंगे तो ये क्या करता है, टेंशन को, स्ट्रेस को, कन्फ्लिक्ट को, टकराव को कम करता है ना। कन्फ्लिक्ट कम करता है ये। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी यानी कि सरकार में स्थायित्व भी बनी रहती है। अगर सत्ता जो है इस तरीके से साझेदारी में रहेगी तो दोनों में जो है क्या साझेदारी बनी रहेगी, साझेदारी बनी रहेगी तो स्थायित्व रहेगी, टकराव की स्थिति नहीं होगी। और दूसरी बात मोरल भी रीजन है, यानी कि नैतिक कारण भी है। इसके लिए क्या है, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या कहता है कि सभी को
समान अधिकार मिले, किसी के साथ अत्याचार ना हो, है ना, सब जनता खुद अपने मनपसंद की सरकार चुने। और एक चीज़ मैं यहाँ गांधी जी का कोट करना चाहूँगा, जो मुझे अभी याद आ रहा है। गांधी जी ने ये कहा था जब 1947-48 के आसपास देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी की रक्षा करे। देखिए कितने अच्छे उच्च उनके विचार थे कि अगर मैं गांधी की बातों को कहूं तो आज बेशक कई जगह मैं कई मूवीज़ और कई चीज़ों को देखकर एक विलेन बनाने की कोशिश होती है, लेकिन गांधी जी ने उस समय अंग्रेज़ों का विरोध किया जब अंग्रेज़ों के सामने कोई छींकने में भी परहेज़ करता था, है ना। उस समय वो यहाँ तक कि इंग्लैंड में जाकर वहाँ के राजा को भी वो जिस तरीके से उल्टा बोले आए थे, है ना, उन्होंने कहा था कि आप कपड़े तो सारे आप ले आए, है ना। तो जब उन्होंने उनके कपड़े पे कॉस्ट्यूम पे क्वेश्चन किया था कि आप क्यों अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, तो कहा कि कपड़े तो सर आप ले आए सारे। तो गांधी के जो देखा जाए तो व्यक्तित्व तो अपने आप में ही काफ़ी ही ज़्यादा विशाल और अच्छा है, उसको पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। तो कहने के लिए उन्होंने जो है करो या मरो का नारा भी उन्होंने दिया था, लेकिन सत्ता पाने के लिए उस समय अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए ज़रूरत थी कि आपस में मिलकर एक साथ होकर काम करना करना चाहिए। तो इस कारण से उन्होंने अपनी ऐसी रणनीति बनाई। और देखा जाए तो उन्होंने जो उस समय देश का जो बंटवारा हुआ था, तो हालांकि ये दुखद घटना रही, लेकिन उसमें भी उन्होंने गांधी जी ने ये कहा था कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं, जहाँ पे कहीं हिंदू में मेजॉरिटी में है तो मुस्लिम की रक्षा करे, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो हिंदुओं की रक्षा करे, और बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे थे इसमें। और इस तरीके से जो है सत्ता की साझेदारी बनी रहती है तो काफ़ी अच्छा भाईचारे का माहौल बना रहता है। और ये जो है लेजिटिमेटी ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार की वैधता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब ये भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल। ये समझने की चीज़ है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को हिंदी में वर्टिकल को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूँ तो ये 3 हिस्सों में है और 3 एक साथ है कि जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो ये 3 ऐसे ऐसे हो गए। जबकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, है ना, पंचायत वगैरह हो गए। तो ये क्या है, ये हमारा कहलाएगा कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो दो तरीके से सत्ता की साझेदारी हो रही है, यानी कि एक तरफ से कानून को एक जगह अगर हम सबको एक जगह केंद्रित करने लग जाएंगे तो तानाशाह होने का खतरा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे कई कंट्रीज में ऐसा हो चुका है, जैसे देखा जाए तो कोरिया कहने के लिए प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ पे अब क्या होता है, जो जैसा कहा जाता है किम जोंग के द्वारा वैसे ही हालत रूस की है, पुतिन की है ना। तो किसी एक नेता की इतनी मोनोपोली भी नहीं होनी चाहिए कि वो धीरे धीरे सत्ता का साझेदारी जो है वो कम होने लग जाए, है ना। यानी कि सबके हाथ में फैसले हो। न्यायपालिका देश में क्या है, कार्यपालिका और विधान पालिका तीनों आपस में स्वतंत्र है एक दूसरे से। एक का काम कानून बनाना, दूसरे का काम लागू करना, तीसरे को ना मानने वाले को सजा देना। ऐसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत तीनों का अपना अपना काम है। केंद्र सरकार देखा जाए तो एक पिता की भूमिका में होता है। उसका काम है अपने सभी पुत्रों को यानी कि सभी बच्चों को, सभी राज्यों को बराबर जो है हिस्सेदारी मिले, सभी जगह इन्वेस्टमेंट आए, सभी जगह रोजगार मिले, है ना। ये नहीं कि एक केंद्र सरकार में कोई है तो एक राज्य सरकार अस्त व्यस्त हो जाए, वहाँ की सत्ता बदल जाए, वहाँ की सरकार हो जाए। ये सब एक गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन वैसा प्रैक्टिस में शुरुआत से देखने को मिलता रहा है। तो ये सब एक कहते हैं ना कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन देखा जाए तो सत्ता की साझेदारी में ये है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको आज़ादी मिले। और इस तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको बता ही दिया कि ये सेंटर हो गया, ये स्टेट हो गया। तो सेंटर का रोल क्या है और स्टेट का रोल क्या है और पंचायत का, तीनों के रोल फिक्स हैं और तीनों के अंदर सत्ता को बांटा गया है ना, ताकि एक मोनोपोली ना हो जाए, है ना। इसके बाद पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ सोशल ग्रुप्स में भी सत्ता को, अब देखिए अभी किसान आंदोलन चलने लग गया, कभी कुछ और चलने लग गया, कभी आंगनबाड़ी वालों की चलने लगी। तो ये क्या है, छोटे छोटे दबाव समूह होते हैं, ग्रुप्स कहते हैं हम इसको, है ना। सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं इसको, दबाव समूह कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव डालते हैं ताकि उनकी बातें मान ली जाए। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता पाना या सरकार में आना नहीं है, बल्कि उनके सरकार में जो भी रहे उन पे अपना दबाव बनाना है। तो ये सब हमारे लोकतंत्र की हमारी भी खासियत है, और ऐसी आपने अभी श्रीलंका और बेल्जियम का देखा।
अब जैसा कि देखा आपने ऊर्ध्वाधर वितरण, ये जो वर्टिकल और दोनों मैंने बताया है, तो ये सत्ता की साझेदारी अब बहुत ज़रूरी है। तब इसमें हमारे पास आना क्या है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आएगा क्या हमारे पास इसमें, केस स्टडी। यही कारण है कि मैंने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। और दूसरा जो है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो हमें क्या होता है कि अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है ना। तो अब इसमें देखिए कि लोकतंत्र है या हम कोलिशन गवर्नमेंट में भी क्या है, जिसमें ऑलरेडी कई पार्टियां मिलकर एक चुनाव लड़ रही होती हैं। तो इस तरीके से भी देखिए कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का। भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक केस स्टडी बता दिया, या कोई 2 एग्जाम्पल देकर बता दिए। और क्वेश्चंस क्या आने हैं कि उससे वो यही पूछेंगे कि इसमें सत्ता की साझेदारी क्यों की गई, सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हुए, इनको क्या फ़ायदे हुए। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको 101% पढ़ लीजिएगा दोनों। और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि जो है जो मेजोरिटेरियन जो है वो गवर्नमेंट, मैंने कहा ना बहुसंख्यकवाद, वो किस तरीके से बनाने की कोशिश होती है ना। ये इसलिए होता है कि ये मैंने कहा ना कि इसमें एक मेजोरिटी के लोगों को लामबंद कर लिया जाए, यानी कि जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो उस कारण से सरकार बनाना आसान हो जाता है। चाहे वो दूसरे अन्य मुद्दे हैं, रोज़गार है ना, एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और वो हिंदू मुसलमान, या चाहे डच फ्रेंच, चाहे वो सिंहली तमिल, ऐसे मुद्दों को लेकर वो वोट दे देते हैं, और इस तरीके से सरकार में आना आसान हो जाता है। तो ये जो बहुसंख्यकवाद है, वो उस चीज़ का जो है एक जीता जाता है एग्जाम्पल है। वो भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में ही नहीं, और किसी एक देश में नहीं, ये हर देश का, शुरुआत से अगर अब इतिहास बहुत देशों का उठा के देखेंगे तो सत्ता पाने का ये सबसे सस्ता और अच्छा और सबसे ज़्यादा टिकाऊ और लंबे टाइम तक चलने वाला हथियार माना गया है। श्रीलंका और बेल्जियम तो बस 2 एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने यहाँ रखे गए थे, है ना। इसको आप बाकी जब 10th के पेपर के बाद और भी बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को आप देखने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह की सत्ता की साझेदारी और इस तरीके से सत्ता पाने के कई चीज़ें आपको मिलेंगे। अब मुझे लगता है कि आपका ये चैप्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते। अब फेडरलिज्म क्या है, ये संघवाद। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने हैं कि 2 क्वेश्चन आने हैं। तो 2 मार्क्स के हिसाब से हम देखें तो फेडरलिज्म क्या है ना। जैसे मैंने कहा पिछले चैप्टर में, केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस हो जाइए तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाना है। एक एक नंबर के वहाँ 2 क्वेश्चन आने हैं, 6 मार्क्स थे। तो ऐसे फेडरलिज्म क्या है कि ये सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस जो है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि संघवाद का मतलब ये है कि सरकार जो है, सत्ता जो है, गवर्नमेंट जो है, वो पावर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ उसमें। तो अब इसमें देखिए मेन फीचर्स इसके क्या है, कि मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री को बनाए रखना। देयर आर मोर और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मोर और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्न द सेम सिटीजन्स, है ना। अलग अलग उसमें लेवल लेयर बना होता है, किसके लिए, कि गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए, सरकार को कंट्रोल करने के लिए। काउंट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। मेनली संघवाद क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसमें यह है कि ये भी सत्ता को किस तरीके से आपस में बंटवारा कर रहा है। देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे संघात्मक सरकार, जिसका इंडिया एक एग्जाम्पल है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं सरकार के, है ना। 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होती है। जबकि यूनिटी गवर्नमेंट, जिसको एकात्मक सरकार कहते हैं, है ना, जहाँ पे क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है। अब केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का विशेष आदेश दे सकती है। जैसे एकात्मक सरकार में यहाँ क्या है कि सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश दे सकती है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो वो ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन इंडिया में देखिए अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इंडिया में काम का ना बंटवारा है ना। जैसे संघ सूची, राज्य सूची का, और समवर्ती सूची, जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ना काम बटे हुए हैं। तो भारत क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जबकि चाइना है, जापान है, सब यूनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। अब इसके साथ एक और भी चीज़ है कि 2 और भी तरीके हैं, कि एक तो क्या है कि
साथ आकर संघ बना लेना। जैसे यूएसए में क्या है, सभी कंट्रीज एक साथ आ गए और उन्होंने कहा कि हम मिलकर रहेंगे और साथ में एक सरकार को चला रहे हैं। वो यूएसए का एक अपना जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो सभी राज्यों की उसमें भागीदारी होती है। जबकि भारत में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ रहकर संघ बनाना। देखिए, साथ आकर संघ बनाना और साथ रहकर संघ बनाने में क्या है, यहाँ पे डिसाइड जो करते हैं, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। यहाँ पावर वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं यूनिट्स में, स्टेट्स में, सेंट्रल में। तो ये है कि साथ रहकर संघ बनाना। जैसे फैमिली में हम साथ में रहकर कुछ नियम चला लें, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। अब इसमें दूसरा, एक तो मैंने बताया फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसी को हम कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप लेफ्ट साइड में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये संघ सूची पे राज्य कानूनी बनाती, केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें अभी 100 मैटर हैं, जबकि राज्य सूची में अभी कितने हैं, 61 है, और इस पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। जैसे इसकी संख्या भी 52 है, और एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन है, और भी ये सब चीज़ें हैं। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने अभी बता ही दिया कि सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या है, कि एक स्टेट किस तरीके से। अब मेजर प्रोविज़न ऑफ पंचायती राज जो था हमारा 1992, ये भी एक सत्ता की साझेदारी का एग्जाम्पल है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता ही चुका हूँ। जैसे कि देखिए, विधायी का कार्यपालिका और न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं, और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने बताया ही आपको कि एक ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, वो हमारा वर्टिकल है ना, जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इसको क्षैतिज कहते हैं। तो इस तरीके से ऑलरेडी ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक ऊपर से नीचे तक इस तरीके से चला आ रहा है। स्टेट है, सेंटर है, स्टेट है, और ये है। जबकि इसके ऊपर वाले में आपने देखा कि वो क्या है, इस तरीके से ये बना हुआ है तीनों, है ना। इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये भी सत्ता का क्या है, एक तरह से साझेदारी का एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। अब ये जैसे मैंने पहले बता दिया कि यूनियन लिस्ट ओनली द संघ सूची कहते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। और दूसरा था हमारा स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्य सूची है, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, और कंकरेंट को हम समवर्ती सूची कहते हैं, जिस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगला चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी कि जाति, धर्म और लिंग की बात है। अब इसमें आपको कुछ खास नहीं है, बस इसको समझना है। थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए कि ये जो चैप्टर है, इसमें मतलब मेनली क्या है कि जो जाति, धर्म और जो लिंग को लेकर असमानता है, देखा जाए तो ये भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही है। बस ये है कुछ कंट्रीज इसमें पहले से उन्होंने अपने आप को एम्पावर कर लिया, कुछ देश में बाद में हुआ है ना। जैसे कि अगर नारी की शक्ति को कहें या उनको मिलने वाले अधिकार को कहें, तो कई चीज़ों को लेकर ये चैप्टर ही 2 और 1 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आने हैं इसमें 2 मार्क्स के। तो इसको ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादातर क्या है कि इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के लिए क्या किया। फेमिनिस्ट क्या है, फेमिनिस्ट का मतलब होता है ए वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स, है ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। कम्युनलिज्म, कास्ट हेरारकी, है ना। जो ये सब छोटी मोटे टर्म्स है, जिसको आपको हल्का फुल्का ये बनाकर भी आप लिखेंगे, एसएसटी में बनाकर भी लिखते हैं हम, तो काम हो जाता है ना। जो कास्ट बैरियर्स आर ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया, रीजन्स आर, जो है उसमें एफर्ट्स बी आर अम्बेडकर का रहा, जिन्होंने इस जो कहते हैं ना कि जो अनटचेबिलिटी पे काम किया, है ना, छुआछूत या अन्य कई चीज़ों पे उन्होंने काम किया। उसके बाद अर्बनाइजेशन, ग्रोथ, और शहरीकरण होने के साथ भी ये जो भेदभाव धीरे धीरे कम होता गया है। दूसरी बात है कि नारी को, महिलाओं को जो नीचे दर्जे में देखा जाता था, उसमें भी कानून बनाया गया कि अगर इक्वल वेजेज हैं तो इक्वल का इक्वल, अगर पोस्ट है तो इक्वल ही उनको सैलरी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव किसी भी तरीके से किया गया, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। जैसे मैंने ये बताया कि फेमिनिस्ट क्या होते हैं, और फेमिनिस्ट मूवमेंट आए। उसके बाद जो है लेबर का डिवीज़न अगर देखें हम इसमें, तो क्या है
कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसको हम कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो उसमें नारी के साथ वो पूरा इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिला है। तो इसको पूरा करने के लिए खासकर जैसे 1/3 रिजर्वेशन हैज़ बिन गिवन इन टू वुमेन इन द लोकल गवर्नमेंट, तो कई चीज़ें ऐसे एफर्ट किए गए हैं, लेकिन वो भी और भी एफर्ट की ज़रूरत। इसमें एक कोट मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलीव दैट पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजन, है ना, रिलीजन के द्वारा जो है ये क्या होने चाहिए, गाइड किए जाते हैं। और वो जो माना ये किसने कहा था, रिलीजन के द्वारा इस्टेब्लिश्ड होते हैं पॉलिटिक्स, वो कहा था महात्मा गांधी ने। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी नहीं कोई और हो सकते हैं, जबकि ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, वो भी इसमें से क्या आना है, लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, है ना। लेकिन समझना तो इस चैप्टर को पड़ेगा ही। जैसे कि अगर हम इसको समझें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु कम टुगेदर, है ना, जो एक साथ क्यों आते हैं, केवल सत्ता पाने के लिए आते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी वो होती है जिसकी सरकार बनती है ना। उसके बाद जो है काम काम के पॉइंट्स केवल मैं बता देता हूँ कि जो पार्टीशन क्या है, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप और faction. Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view of an issue. किसी भी चीज़ पे वो बैलेंस्ड व्यू नहीं रखते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, एक पक्षपाती उनका निर्णय होता है। उनको जो भी पार्टी अगर कोई गलत भी करे तो भी कहेंगे कि बहुत अच्छा किया है ना। अगर कोई गलत पार्टी काम कर रही है, वो छींक भी मार दे तो वो कहेंगे वाह वाह क्या अच्छी छींक मारी है। और वही अपोजिशन अगर अच्छा भी करे तो कहेंगे अरे नहीं इनका तो काम ही यही है ना। तो इस तरीके से उनका क्या है, वो राजनीतिक पक्षपात होते हैं। अब इसमें क्या है, वन पार्टी सिस्टम जहाँ होती है वहाँ एक पार्टी होती है, जहाँ पे जो है अलायंस होते हैं। भारत में क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट का आजकल दौर चल रहा है, जहाँ पे कई पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है। जैसे कि बीजेपी 38 पार्टियों का संगठन आगे बना रही है, 20-22 पार्टियां अपोजिशन भी जो महागठबंधन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों ही अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये अपोजिशन पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन का रोल क्या है। अपोजिशन जो है विरोध, विपक्षी पार्टी, यानी कि जो सरकार में नहीं रहते तो वो विपक्ष में रहते हैं। तो ये नॉन गवर्नमेंट पार्टी है और कोलिशन ऑफ पार्टीज हैं, यानी कि ये भी एक क्या तरह का गठबंधन हो जाता है। जो भी पार्टियां सरकार में नहीं रहती वो अपोजिशन में रहती तो उनका गठबंधन हो जाता है ना। तो उसी को अपोजिशन पार्टी, कोलिशन ऑफ पार्टीज भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट पार्टीज का। लेकिन मैंने कहा ना आज अब दो पार्टियों का सिस्टम चला आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो अलायंस बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे एक तरफ एनडीए हुआ, एक तरफ यूपी हुआ, तो दोनों मिलकर अपने अपने जो है बातों को रखते हैं और चुनाव में मैदान में आते हैं। अब जो वन पार्टी सिस्टम है जहाँ पे केवल एक ही पार्टी, हालांकि मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी हर जगह रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर एक पार्टी सत्ता में आ जाए और वो ज़्यादा ही पावरफुल हो जाए और वो धीरे धीरे अपोजिशन को क्रश करने लग जाए, मीडिया का रोल ख़त्म होता चला जाए, तो वो सिंगल पार्टी बन जाता है और वहाँ पे फिर तानाशाही के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक चाइना इसका अच्छा एग्जाम्पल है, कोरिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है, रूस को देख लीजिए, पुतिन को, एक देश को युद्ध में झोंके हुए है और कोई उसको बोलने वाला नहीं है। जो भी पार्टियों में अपोजिशन में खड़े होते हैं या तो गायब हो जाते हैं, वो जेल में चले जाते हैं, या तो सत्ता से बाहर हो जाते हैं, या तो उनका पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके का जो है ये वन पार्टी सिस्टम की ये चीज़ें हैं, है ना, जहाँ की एक ही पार्टी होती है वहाँ तानाशाही। अगर राजा बहुत अच्छा है तो सरकारें बहुत अच्छी चलेगी। जिस दिन भी कोई अच्छा सा की जगह बेकार आ गया तो उस दिन आपके वो जो है तानाशाही हो जाती है। जबकि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे मल्टीपल जो है पार्टी सिस्टम है, हर कोई अपने आप को चुनाव में ला सकता है ना। लेकिन इसके नुकसान भी हैं कि अस्थायी सरकारें रहती हैं, है ना, इंडिया में। लेकिन इसको भी अब ये कोलिशन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर कॉरपोरेट और पैसे का बोलबाला होने से जो है डेमोक्रेसी कई अलग अलग तरीके से बिखर भी रही है। तो ये तो सभी को जो है, जनता जब समझदार होती है, धीरे धीरे पढ़ाई का लेवल बढ़ता है, तो ये सब चीज़ों में कमी आने लग जाती है। जबकि 2 पार्टी सिस्टम यूएसए और यूके में है ना, जहाँ पे 2 ही पार्टियां हैं, वहाँ पे तीसरा कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन सरकार स्टेबल रहेगी। मल्टीपल
जो पार्टी सिस्टम है वहाँ सरकार की स्टेबिलिटी कम रहती है और तोड़ जोड़ की राजनीति ज़्यादा होने लग जाती है। और ख़ासकर जब भी पैसे का बोलबाला ज़्यादा हो जाता है किसी भी पार्टी पे, तो एमएलए एमपी को ही खरीदने लग जाते हैं। अगर आपने किसी को चुनाव देकर, वोट देकर एमएलए बनाया, एमपी बनाया और कल को वही बिक जाता है, तो यानी कि इतने सारे वोटों का क्या होगा जिन्होंने किसी एक व्यक्ति को वोट दिया था। तो ये सब जो है मल्टीपल पार्टी सिस्टम की बहुत बड़ी खामियां हैं। अब है ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, ये जो राष्ट्र में पूरे देश में इनका बोलबाला रहता है ना, और कम से कम 4 सीट्स होते हैं इनके लोकसभा में, और विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। अगर बात करें कि जो है नेशनल पार्टी की, तो नेशनल पार्टी में अभी कांग्रेस है ना, बीजेपी है, बीएसपी है, और आम आदमी पार्टी भी बहुत जल्दी ही ग्रो करके इसने अपने आप को नेशनल पार्टी बना लिया है। ऐसे अब स्टेट पार्टियों की बात करें तो उनका बोलबाला अपने ही स्टेट में ही रहता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की। आरजेडी है ना, लालू यादव की बिहार में। तमिल मनीला कांग्रेस है ना, जो कि बंगाल में है। तो इस तरीके की पार्टी का सिस्टम जो है स्टेट पार्टियों तक सीमित रहता है, और ये वहीं चुनाव लड़ते हैं और वहीं अपने दबाव को बनाए रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि केंद्र सरकार में जो भी बने वो उसके साथ समर्थन से ही बने। अब इसके बाद है ये कुछ पार्टियों के बारे में, कई बार इनका चुनाव चिन्ह, और कई बार लंबे क्वेश्चन, 4-4 5-5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करके एक लॉन्ग बना दिया जाता है ना, क्योंकि लॉन्ग ही आना है तो लॉन्ग करना है। जैसे अब कांग्रेस है, उसका हाथ का निशान है, वो भारतीय जनता पार्टी है, कमल का निशान है ना, बीएसपी है, हाथी का है। तो इस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी है तो झाड़ू का निशान है। तो इस तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं इन सब का जो मेन फीचर्स क्या है, सबके कॉमन ही है लगभग। गरीबी हटाना है, बेरोजगारी दूर करना है, देश का विकास करना है ना, चाहे आप कोई भी पार्टी देखें। इसके अलावा कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जिसको वो लेकर ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसे कि बीजेपी का कल्चरल जो है एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़ को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे कांग्रेस जो है वो इक्वलिटी की बात ज़्यादा करती है ना, सबको समान अधिकार मिले, रोज़गार मिले, है ना, ये सब बातें हैं। बीएसपी जैसे कि वो जाति को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करती है। तो इस तरीके से ये सभी पार्टियों के अलग अलग कॉमन मैनिफेस्टो हैं जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। अब जैसे देखा जाए तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी चैलेंजेस हैं, है ना। कहीं पे वंशवाद की बात, अगर ये कहें कि डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है ना, मतलब अंदर में एक प्रजातंत्र होना, कि एक व्यक्ति की बोलबाला नहीं रहे, पूरे मिलकर फैसले लिए जाएं। ये नहीं कि किसी एक ने कह दिया वही पूरे देश में लागू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही वंशवाद की, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना है तो, या प्रधानमंत्री, तो उसके बच्चे ही आएंगे। तो ये सब चीज़ें वंशवाद की भी ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर पैसे की है ना, बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार ये नहीं है किसी एक पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में है। वही व्यक्ति एक व्यक्ति में होते हैं, बस टोपियां अपनी बदल देते हैं। फिर लोकसभा का तस्वीर देखे तो सभी वही चेहरे होते हैं, बस टोपियां सबकी चेंज हो जाती है। तो ये तो हमारे भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी ये खामियां हैं, है ना। इसमें पैसा है, मसल्स है, कॉरपोरेट की दखल अंदाजी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि हर पार्टियों में उनके बेटे, आगे पोते, ये सब आते रहते हैं, और जिनके नहीं है वो चाहे उसको कितना भी मुद्दा बनाते रहें, लेकिन मेन मकसद तो यही होता है कि सत्ता में कैसे भी आ जाना है ना। और ये माहौल बनाने की कोशिश होती है अपने अपने लेवल पे। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उसके अंदर वो नियम सभी पे लागू होने चाहिए कि जो व्यक्ति नीचे से काम करके आ रहा है उसी को सत्ता मिलनी चाहिए, वही आगे काम करे, उसको एक सूझबूझ हो, समझ हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आगे बनी रहे, तो इसकी कोशिश रहती है ना। अब इसके बाद क्या है कि पार्टीज़ भी रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म करने का तरीका क्या है। अगर जनता पढ़ी लिखी होगी तो अपने आप में रिफॉर्म हो जाएगा, है ना। ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अगर बहुत बड़े पद पे आ गया तो उसके बच्चों को बहुत सारे बड़े बड़े टेंडर मिल जाए, वो एक एक अरबपति, करोड़पति हो जाए। तो ऐसा ना हो जाए, या उसको कहीं और सत्ता मिले। तो इसमें क्या है, लोगों को अगर ये ज्ञान हो जाए, उनको अकल देना आ जाए, मतलब इस चीज़ का ये हो जाए कि वो वोट किसको दें, मीनिंगफुल हो, तो ये सब काम करेंगे तो ऐसे में सत्ता अच्छी तरह से चलेगी। कई बार इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं कि सरकार ने क्या किया है। तो जो डिफेक्शन लॉ है ना, फिलिंग ऑफ एफिडेविट है, गिविंग, वो डिटेल्स देते हैं अपनी प्रॉपर्टी से लेकर सब चीज़ों का। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन फ्री है एंड फेयर है, ये चुनाव फ्री हो। अगर वो बायज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अब कई बार पूछा जाता है कि आप अपने क्या सुझाव देंगे, तो कह सकते हैं ज़्यादा लोगों को शिक्षा दिया जाए,
है ना, और भी जो चुनावी वादे किए जाए, बड़े बड़े वादे कर दिए, कह दिया लाल किला दे देंगे, है ना, ये दे देंगे, वो दे देंगे, 50 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, और वादे पूरे ही नहीं करने हो, तो ऐसे में तो जनता क्या है, ठगी हुई महसूस करेगी। तो उस पर भी कानून होने चाहिए कि वादे वही किए जाएं जो कि पूरे किए जा सकते हो, है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम अपना सुझाव दे सकते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी सोच कर लिख सकते हैं। अब मैंने ये कंसेप्ट इसलिए ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि सरकार को आप समझे, अपोजिशन की भूमिका समझे, अपोजिशन का रहना भी देश में बहुत ज़रूरी है, और फोर्थ पिलर का काम क्या है, जो कि मीडिया है। ये सभी मिलकर ही सरकार पे दबाव डालते हैं ताकि सरकार सही दिशा में काम करती रहे। अगर मैं ही काम कर रहा हूँ और मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो तो मैं तानाशाह हो जाऊंगा। तो ये सब अपोजिशन और विपक्ष और जो मीडिया है इनका काम है। अब इसके आने क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कौन कौन से फंक्शन है जो कि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में करती हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन इसका और भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि वो बेचारे उन पे ही समस्या नहीं है, उन पे बहुत सारी तरह की समस्या है। कई बार वो अच्छा काम करके भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो सत्ता पाने के लिए उनके पास और भी जो है हथकंडे हैं जो कि अपनाने पड़ते हैं उनको, है ना। बाहुबल, मनी और मसल्स और पैसे बांटना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो कि जायज़ नहीं होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन करना है इसके अंदर से, तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई बनाइए और अच्छी तरह करिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन कॉमन मैन हेल्प टू इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टीज। ये कैसे आप मदद कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। अब मैंने कहा ना ये मार्क्स ओरिएंटेड होइए, तो इस चैप्टर को आप केवल लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, और किस तरीके से वो काम करते हैं, उसको कैसे हम और सुधार सकते हैं, तो इसी को आपको करना है। अपोजिशन की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। अब इधर आप लेफ्ट में देखिए, हिंदी मीडियम में लिखा है कि दल बदल विरोधक कानून क्या है ना। इस कानून प्रक्रिया में धन बल, अब जैसे देखिए कहा ना कि आजकल पार्टी के जो एमएलए एमपी है वही बिक जा रहे हैं, वही अपने आप अकॉर्डिंग टू वोट दे दे रहे हैं। इतने पैसे उनको मिल जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, इतने साल जनता की सेवा करेंगे, धक्के खाएंगे, उससे बढ़िया है कि इतने पैसे लो बैठ जाओ। तो इसको लेकर कानून बनाए गए हैं, उस पर लागू होना और करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हिंदी मीडियम में जो आप देख पा रहे हैं, ये वही है दल बदल कानून के ऊपर की, यानी कि किस तरीके से जो है इस पे रोक लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश में कानून व्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छे कानून व्यवस्था और बहुत अच्छा संविधान है। बस ये है कि उस पर लागू करने में उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और कई बार पैसे का बोलबाला इतना ज़्यादा होता है कि स्वार्थ में लोग बिक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको समझने का है। और क्वेश्चंस भी, अब अगला चैप्टर हमारे पास है कि आउट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन आना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो आपको समझना है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, और उसमें क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है ना। और डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें प्रजा अपने लिए खुद अपने अकॉर्डिंग जो है सरकार को चुनती है। और इसका एक क्या है, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर कि लोकतंत्र में एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि आपको जवाबदेह भी होती है, और वैध सरकार होती है। इसी पे क्वेश्चन आता है, और यही यही केवल कर लीजिएगा कि डेमोक्रेसी को क्यों हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं, अवैध सरकार क्यों कहते कहते हैं। क्योंकि हम खुद इसका चुनाव करते हैं, हम खुद ही अपने नेता को चुन के संसद में भेजते हैं, फिर उसको, जिसको हम वोट देते हैं वही हमारे लिए कानून बनाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी चीज़ को आपको समझना है। ये अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, हमें फिर मौका भी देता है, अपनी गलतियों को हम सुधार पाते हैं, फैसलों को लेने में थोड़ी आसानी भी होती है, और सभी व्यक्तियों के हित में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जैसा कि मैंने सोचा था, कोशिश तो की थी कि मैंने 30 मिनट के अंदर बताने की, लेकिन नहीं हो पाया। थोड़ी अभी प्रैक्टिस में कमी है, लेकिन मैंने मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं सिविक्स के बता दिए हैं। और कोशिश होगी कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का भी मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स एक बार समझा दूं। एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा हूं, इसलिए एक्सप्लेन करने के कारण, क्योंकि 2 चैप्टर जो 4 नंबर का एक केस स्टडी आता है पावर शेयरिंग में, इधर 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो बताया,
तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ मैंने कोशिश की है, आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे और बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वन डे बिफ़ोर से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ये मेरी कोशिश है, ताकि मैं वन डे बिफ़ोर में और भी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे पाऊँ। अभी तक आप इस चैनल पे बने रहे, इसके लिए थैंक यू, और उम्मीद है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।